अच्छा, तो आज की क्लास में हमने एक्सेल स्टार्ट करना था। तो यहाँ पर मैंने एक्सेल की फाइल ओपन कर ली है। आप सिंपली एक्सेल पे क्लिक करेंगे, फाइल टैब में आके यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे तो एक्सेल की फाइल जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब यहाँ पर एक्सेल की फाइल मेरे सामने जो ओपन हुई है इसके अंदर ना शीट्स आ रही होती है, शीट 1 2 3 4 5। अब आपके पास जितनी भी शीट्स आएंगी, ये डिपेंड करता है कि आपके लैपटॉप में क्या सेटिंग अप्लाई हुई है कि आपने कितनी शीट्स रखनी है। जब आपके पास एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो तो उसके अंदर आप कितनी शीट्स ऑलरेडी हो, ये चीज ना आप खुद सेट कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो अब मेरे पास यहाँ पर 5 शीट्स आ रही होती है। होता क्या है, नॉर्मल रूटीन में हमने जितनी शीट्स यूज करनी होती हैं वो हम यहाँ पर डाल देते हैं। अब यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये होते हैं सेल्स। जी, आज एग्जाम का फर्स्ट लेक्चर। यहाँ पर ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं ना, ये होते हैं सेल्स, इनको बोलते हैं सेल्स। और इसके अलावा जो लाइंस होती हैं, और इसको बोलते हैं ग्रिड लाइंस। जो हर लाइन दूसरे सेल को दूसरे से सेपरेट कर रही है, हर सेल को दूसरे से सेपरेट कर रही है, हर सेल के अराउंड बाउंड्री लाइन है, तो इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसके अलावा यहाँ पर जो 1 2 3 4 है ये रोज होती हैं, और जो ऊपर वाली साइड पे जो ABCD आ रहे हैं ये कॉलम्स होते हैं, यानी ये कॉलम्स होते हैं और ये रोज होती हैं। तो सेल्स, ग्रिड लाइंस, कॉलम्स, रोज और शीट्स। अब शीट्स क्या होते हैं, हर बुक के अंदर ना पेजेस होते हैं। इसी तरह से एक्सेल की जो बुक होती है उसको बोलते हैं वर्क बुक। MS वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट को बोलते थे डॉक्यूमेंट ही बोलते थे। MS पावरपॉइंट के अंदर हम प्रेजेंटेशन बोलते थे। MS वर्ड के अंदर हम बोलते हैं वर्क बुक या सेपरेट शीट। अब वर्क बुक क्या होती है, एक बुक होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा शीट्स होती हैं। अब शीट्स जिस तरह से हमारे पास बुक होती है और उसमें पेजेस होते हैं, इसी तरह से एक्सेल में वर्क बुक होती है और उसमें उसके पेजेस होते हैं शीट्स। अब हर शीट में काफी रोज और कॉलम्स आ रही हैं। MS वर्ड की क्लास नहीं है, ये बैच 62 है। और आप लोग की आज एक्सेल की क्लास, एक्सेल की फर्स्ट क्लास है, लेक्चर नंबर 6 और 7 और 8 आप लोग का लेक्चर है। अगर आप शायद मेरे ख्याल से प्रीवियस बैच के, मतलब नेक्स्ट बैच के, बैच 63 से तो नहीं है आप। बैच 63 की क्लास खत्म हो गई है, ये बैच 62 की क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने MS पावर पॉइंट भी कवर कर लिया था, जिसका मैंने सेकंड पार्ट आप लोग को शेयर किया था। तो वो MS पावर पॉइंट हमने कम्प्लीटली उसके अंदर कवर कर लिया था, और आज की क्लास से हमने एक्चुअली डिस्कस किया। अच्छा, अब अगर हम जाना चाहें ना लास्ट रो के अंदर कि एक्सेल में कितनी नंबर ऑफ रोज होती हैं, तो उसके लिए आप प्रेस करते हैं कंट्रोल पेज डाउन। उससे आप आ जाते हैं बिल्कुल लास्ट वाली रो में। तो एक्सेल में इतनी टोटल नंबर ऑफ रोज होती है। और कंट्रोल पेज अप से आप आ जाते हैं फर्स्ट वाली रो में। अच्छा, MS वर्ड की और MS पावरपॉइंट की शॉर्टकट कीज मैंने आप लोग को प्रोवाइड की क्योंकि उसको हम यूज ही नहीं करते ज्यादा। ज्यादातर शॉर्टकट कीज ना ऊपर लिखी होती है। अगर किसी भी ऑप्शन के ऊपर आप अपना कर्सर लेकर आए तो उसकी शॉर्टकट की मेंशन होती है वर्ड में और पावरपॉइंट में। और एक होती है डायरेक्ट शॉर्टकट की। डायरेक्ट शॉर्टकट की क्या होती है कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूं और मैं कंट्रोल B प्रेस कर दूं, तो कंट्रोल B डायरेक्ट शॉर्टकट की है, आप उसको यूज करके जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन और एक होती है इनडायरेक्ट शॉर्टकट की, मतलब कि अगर किसी वर्ड की डायरेक्ट शॉर्टकट की किसी भी एक्शन की शॉर्टकट की नहीं है और आप उसको इनडायरेक्टली परफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे अगर मैं कंट्रोल B यानी बोल्ड को इनडायरेक्ट परफॉर्म करूँ तो मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी। ऑल्ट की प्रेस करते हैं, यहाँ पर हर टैब के ऊपर ना उसके इनिशियल्स आ गए, होम टैब H है, फाइल टैब F है। अगर मुझे होम टैब पे जाना है तो मैं H प्रेस करूंगी। उसके बाद मुझे बोल्ड पे जाना है तो मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूँ। तो OLT H1 भी बोल्ड करने की है, और इसके अलावा जो है वो कंट्रोल B भी बोल्ड करने की है। तो कंट्रोल B डायरेक्ट शॉर्टकट की है, और इनडायरेक्ट शॉर्टकट की होती है जो ओल्ट की ALT ओल्ट की जो की बनी होती है आपके कीबोर्ड पे, वो प्रेस करने से जो आता है। अच्छा, ओल्ट के साथ जितनी भी कीज होती है ना वो आपने 1 बाय 1 प्रेस करनी है। जैसे पहले ओल्ट प्रेस करेंगे, फिर H प्रेस करेंगे और फिर 1 प्रेस करेंगे। ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट शॉर्टकट कीज होती है ना, कंट्रोल शिफ्ट वगैरह, वो आपने सारी एक साथ प्रेस करनी है। तो एक्सेल, तो अगर आपने वर्ड और पावरपॉइंट के अंदर शॉर्टकट की यूज करनी है तो या तो डायरेक्ट शॉर्टकट कीज होंगी जो मेंशन होती हैं, या तो इनडायरेक्ट शॉर्टकट की होती है। और इनडायरेक्ट शॉर्टकट की ना आप खुद सीखते हैं, मतलब कि अगर मैं आपको बताऊं कि इतनी ज्यादा इनडायरेक्ट शॉर्टकट कीज है और आप खुद
मतलब कि मैं तो सारी बताऊंगी जो भी हम एक्सेल में यूज करेंगे, लेकिन आप सीखेंगे ऐसे नहीं कि जो मैंने लिस्ट प्रोवाइड की होगी आप उसको क्रैम करेंगे, आपने उसको क्रैम नहीं करना, आप खुद सीखेंगे। जैसे कि अगर आपने जाना है किसी भी ऑप्शन के ऊपर, तो फिर आप ऑल प्रेस करें, फिर आपने देखना है कि मैंने कौन से टैब में जाना है, फिर आप उस टैब पे जाएं और फिर देखना है कि फर्दर जिस ऑप्शन पे जाना है उस ऑप्शन पे जाने के लिए कौन सी की प्रेस करनी है। तो जब आप ये एक्शन एक दो तीन बार परफॉर्म करेंगे तो आपको वो की खुद ही याद हो जाएगी। इस तरह से आप चीज याद करते हैं कि जब आप चीज को यूज करते हैं, तब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं, तब आपको वो चीज याद होती है, क्रैम करने से याद होती है। अच्छा, अब ये जो शीट्स है ना, ये कितनी आ रही हो ये चीज आप सेट कर सकते हैं। उसके लिए आप जाते हैं फाइल टैब में, फिर आप जाते हैं ऑप्शंस में, और ऑप्शंस में जाके ना जनरल में ही आपको ये ऑप्शन मिल जाती है, व्हेन क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक्स इंक्लूड दिस मेनी शीट्स। तो यहाँ पर मैंने फाइव सेट किया हूँ, क्योंकि जब आप एक न्यू वर्कबुक ओपन करें तो उसके अंदर ऑलरेडी कितनी नंबर ऑफ शीट्स आ रही हैं। यहाँ पर मैंने फाइव सेट किया हुआ है, इसलिए जैसे ही मैं खुद ब्लैंक वर्कबुक ओपन करती हूँ तो मेरे पास ऑलरेडी उसमें फाइव शीट्स होती है। अब ब्लैंक वर्कबुक कैसे आप ओपन करते हैं, कंट्रोल प्लस एन से जो है वो आप एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करते हैं। अगर आप कंट्रोल प्लस एन यूज करते हैं एमएस वर्ड में तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है, एमएस पावरपॉइंट में यूज करते हैं तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होती है, वर्ड में यूज करते हैं, एक्सेल में यूज करते हैं तो ब्लैंक फाइल ओपन। इसके अलावा जो यहाँ पर शीट होती है इनको बोलते हैं शीट टैब्स। शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, ये होते हैं सारे शीट टैब्स। तो शीट टैब से मूव करने के लिए आप किसी भी शीट पे क्लिक कर सकते हैं तो आप उस पेज पे आ जाएंगे, यानी उस शीट टैब पे आ जाएंगे। इसी तरह से अगर आप जो है वो कंट्रोल फंक्शन की पेज डाउन प्रेस करें ना, तो देखिए मैं राइट की तरफ मूव कर रही हूँ। इसी तरह कंट्रोल फंक्शन की पेज अप से आप लेफ्ट वाली शीट टैब्स की तरफ मूव करेंगे। और ये जो प्लस का साइन है इसके थ्रू आप न्यू शीट ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे मैंने प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट सिक्स ऐड होकर आ गई है। जो आपने शीट सिलेक्ट की होगी ना, उससे नेक्स्ट पे आपके पास शीट ऐड होके आ जाएगी। जैसे अब शीट फाइव तो ऑलरेडी थी, अब जो शीट ऐड होके आनी थी वो शीट सिक्स होगी। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया था और यहाँ पे प्लस के साइन पे क्लिक कर दिया, तो इस शीट तो मेरी सिलेक्टेड शीट थी, उसके बाद में शीट ऐड होके आ गई। अच्छा, अब शीट ऐड करने की शॉर्टकट ये होती है Shift F11। आप किसी भी शीट पे क्लिक करें, Shift F11 प्रेस करें तो आपके पास जो है वो शीट ऐड होके आ जाए। और इसी तरह से अगर आप किसी भी शीट ऐप के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके जो है वो आप उस शीट को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने से क्या होता है, वो आपके पास परमानेंटली डिलीट हो जाती है। परमानेंटली डिलीट का क्या मतलब है, कोई भी काम आप करते हैं ना एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर, तो मैंने आप लोग को कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई का बताया हुआ कि कंट्रोल जी से हो जाता है अंडू, आपका रीसेंट एक्शन रिवर्स हो जाता है, और कंट्रोल वाई से जो है वो रीडू हो जाता है। जो चीज आपने रिवर्स किया अगर उसको वापस लेके आना चाहते हैं तो कंट्रोल वाई। और अगर आप बार बार कंट्रोल जी प्रेस करते जाएंगे तो वन बाय वन आपके सारे ही रीसेंट एक्शन जो है वो रिवर्स होने लग जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से एक्सेल में भी यहाँ पर कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई की ऑप्शन आती है, जिससे आपने जो भी काम किया हुआ है वो रिवर्स हो जाएगा। अगर आप कोई रो डिलीट करते हैं और कंट्रोल जी कर देते हैं तो रो वापस आ जाएगी। इसी तरह से अगर आपने कोई रो इंसर्ट किया है, कोई कॉलम इंसर्ट किया, कंट्रोल जी करने से वो कॉलम जो है वो अनइंसर्ट हो जाएगा। लेकिन शीट के अंदर ऊपर अगर आप शीट को डिलीट कर देते हैं ना, तो कंट्रोल जी प्रेस करने से वो शीट वापस नहीं आएगी, वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। फिर उसके लिए एक ही तरीका है कि आप उसको सेव किए बगैर फाइल को यहाँ से क्लोज कर दें। फिर जब दोबारा आप उस फाइल को ओपन करेंगे ना, तो मतलब कि वो फाइल आपके पास ऑलरेडी सेव पड़ी हुई थी, आपने उसमें चेंजिंग्स की है, कोई शीट डिलीट करके, ठीक है, तो फिर आप उस फाइल को सेव ना करें ताकि जो चेंजिंग्स आपने उसमें की है वो सेव ना हो। ठीक है, और फिर आप जब दोबारा उस फाइल को ओपन करेंगे ना, ये मैं सेव्ड फाइल्स की बात कर रही हूँ। अगर आपने एक फाइल को पहली दफा में बना रहे हैं और उसको सेव अभी किया ही नहीं था कि उसकी शीट डिलीट हो गई, तो उसका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप एक फाइल के ऊपर काम कर रहे थे, पहले से वो सेव पड़ी हुई थी, ओपन किया है और उसमें काम कर रहे हैं, शीट को डिलीट कर दिया गलती से, तो फिर आप उसको ना सेव किए बगैर क्लोज करें, दोबारा ओपन करें तो वो आपके पास ओपन हो जाएगी। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसी वर्कबुक्स होती हैं जो गलती से हम सेव नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, लेकिन उसमें काफी काम किया होता है तो वो हमारे पास रिकवर नहीं हो पाती। वो जो है ना उसके लिए एक ऑप्शन आती है, फाइल टैब में जाएंगे, ओपन में जाएंगे, यहाँ पे नीचे जाके ना आपको ऑप्शन मिलती है रिकवर अनसेव्ड वर्कबुक्स। यहाँ पर कुछ लेकिन फिर भी ऑप्शंस आ रही होती हैं कि जो आपने वर्कबुक सेव नहीं की हुई ना, मतलब आपने बनाई थी लेकिन आपने सेव नहीं की, उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो फाइल यहाँ पर पड़ी हो, कभी कभी नहीं भी पड़ी होती। बैड लक होगा तो वो नहीं मिलेगी, अगर अच्छा लक हुआ तो वो वहाँ पर मिल जाएगी।
अच्छा, शीट को इंसर्ट करने का हमने देखा शिफ्ट F11 शॉर्टकट। ये शॉर्टकट की ना फाइल में आज ग्रुप में शेयर कर दूंगी। वो जो कीज होंगी ना वो हम तीनों क्लासेस में डिस्कस कर रहे होंगे, मतलब कि वो क्लास वाइज नहीं होंगी, वो टोटल एक्सेल की कीज होंगी जो हम लेक्चर तीनों के तीनों लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। 6 7 8 मतलब जो की जहाँ पे जरूरत पड़ी हम आपस को डिस्कस कर लेंगे, और जो शॉर्टकट की फाइल आप लोग को मिलेगी वो क्यूमुलेटिव जो भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, शीट को डिलीट करेंगे तो परमानेंटली डिलीट होगी। इंसर्ट आप यहाँ से राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, प्लस के साइन के थ्रू भी कर सकते हैं, और शिफ्ट F11 के थ्रू भी कर सकते हैं, और ना ये ऑप्शन होती है इंसर्ट करने। अगर आप यहाँ पर आए ना तो आपको इंसर्ट सेल्स रोज कॉलम और इंसर्ट शीट के ऑप्शन मिलेगी। यहाँ से भी आप शीट इंसर्ट कर सकते हैं, और जिस शीट पे आपने क्लिक किया हुआ है ना उसको आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। तो राइट क्लिक करके भी आपको ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर सामने भी ऑप्शंस लिखी होते हैं, और इसके अलावा शॉर्टकट की भी होती है हर ऑप्शन के लिए। तो एक्सेल में ना हर ऑप्शन के 3 तरीके होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट हर ऑप्शन के 3 तरीके होते हैं। या तो राइट क्लिक करके, या तो कोई की होती है उसकी, यहाँ पर आपको होम टैब एंड टैब में मिलता है। अच्छा, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रही है टैब कलर। टैब कलर से आप जो शीट टैब्स है ना उनको कलर कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ से इसका कलर सेट कर दिया। अब वो एक्टिव होगी ना तो वो लाइट कलर होगी, जब आप किसी और शीट पे जाएंगे तो डार्क होता है। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन आती है शीट को हाइड करने की, मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि टेम्परेरी आपके पास ये शीट हाइड हो जाए, फेस पे नजर ना आए, तो आप हाइड पे क्लिक कर देंगे, आपके पास वो शीट हाइड हो जाएगी। अब शीट 6 यहाँ पर नहीं आ रही। अब अगर मुझे उसको अनहाइड करना हो तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करें, अनहाइड कर दें, तो वो शीट पे क्लिक करके ओके कर देंगे तो शीट आपके पास अपीयर हो जाएगी। तो हाइड एंड हाइड भी हो गया। यही हाइड एंड हाइड की ऑप्शन आपको वो यहाँ पर भी मिल जाती है। फॉर्मेट पे जाए, फॉर्मेट पे जाते हैं, हाइड एंड हाइड, और यहाँ पर वो ऑप्शन मिलती है हाइड शीट। और जब हम हाइड कर लेंगे तो अनहाइड शीट का ऑप्शन आएगी। अभी फिलहाल अनहाइड शीट का ऑप्शन डिसेबल्ड है क्योंकि कोई शीट हाइडेड नहीं। तो जब आप हाइड कर लेंगे तो अनहाइड शीट का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर ऑप्शन आती है प्रोटेक्ट शीट। प्रोटेक्ट शीट से ना आप अपने शीट्स को, ये देखिए, जैसे ही आप प्रोटेक्ट शीट पे क्लिक करेंगे वो आपसे पासवर्ड पूछता है कि आप उसको पासवर्ड बता दें जिससे ये शीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और प्रोटेक्ट शीट में होगा क्या कि कोई भी अलाउ यूजर्स ऑफ दिस वर्कशीट टू, ठीक है, आप यहाँ पर जिस जिस बॉक्सेस को टिक करते जाएंगे ना तो प्रोटेक्ट शीट में वो काम हो सकेंगे, मतलब जब तक शीट प्रोटेक्टेड है वो काम हो सकेंगे जो ये बॉक्सेस टिक होंगे। और जिन बॉक्सेस को आपने अनचेक कर दिया, जैसे मैंने यहाँ पर सबको अनचेक किया हुआ है, सिर्फ है सेलेक्ट लॉक सेल्स, मतलब एक बस सिलेक्ट ही कर सकता है जो भी बंदा है, वो सेल्स को सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो एडिट करने की कोशिश करेगा तो एक्सेल उससे पासवर्ड पूछेगा। तो ये अगर आप चाहते हैं ना कि अगर आपने पूरी वर्कबुक को लॉक करना है, पूरी वर्कबुक है, तो पूरी वर्कबुक को कोई ओपन ही ना कर सके, ठीक है, तो उसके लिए आप आते हैं यहाँ पर फाइल टैब में, फिर आप जाते हैं यहाँ पर इन्फो में, प्रोटेक्ट वर्कबुक में, और यहाँ पे जाके आप उसको कर देते हैं मार्केस फाइनल। वो आपके पास फाइल्स आती हैं, उसके ऊपर लिखा होता है ना रीड ओनली मोड, तो वो होती है मार्केस फाइनल। जब आप उसको मार्केस फाइनल करके किसी को सेंड करते हैं तो वो रीड ओनली मोड में होती है जब तक कि वो उसको सेव नहीं कर लेगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है मतलब कि तब तक वो सिर्फ रीड ओनली रहेगा, जब तक उसको सेव नहीं करता उस तक उसमें एडिट नहीं करता। इसके अलावा ऑप्शन है एनक्रिप्ट विद द पासवर्ड, क्या पूरी वर्कबुक को जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना रहे हैं। तो यहाँ पर आके आप अपना पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर जब जिसको आपने वर्कबुक शेयर की होगी ना वो वर्कबुक को ओपन ही नहीं कर पाएगा जब तक कि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा। तो ये फायदा होता है कि आपकी वर्कबुक अगर कहीं चली भी गई है तो जब तक कि उसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो उसको एडिट नहीं कर पाएगा, उसको यूज भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपने सिर्फ करंट शीट को करना है तो फिर आप यहाँ पे प्रोडक्ट शीट कर सकते हैं। मूव और कॉपी, मूव और कॉपी से क्या होता है, अगर आपने किसी भी शीट को कहीं पे मूव कराना हो ना, जैसे मैंने शीट 7 को एंड पे शिफ्ट कराना है, तो आप इसको डबल क्लिक करें, इसको पिक करना है, डबल क्लिक करके पिक किया और ड्रॉप कर दिया, कि इसी तरह से आप शीट को मूव कर सकते हैं, मतलब किसी भी शीट को कहीं भी मूव करवा दें। लेकिन ये है मूव करना, मतलब जहाँ पे वो पड़ी हुई थी वहां से उठ के वो वहां पे चली जाएगी जहाँ पे आपने उसको मूव करवाया। एक होता है मूव और कॉपी, आपको पता है कि मूव और कॉपी से क्या होता है कि वो शीट वहां पर भी रहे और उसकी कॉपी जो है वो कहीं और भी चली जाए। जैसे मैंने इसके ऊपर राइट क्लिक किया कि इसके अंदर डेटा एंटर कर देते हैं थोड़ा। अच्छा, अब मैंने इस शीट को राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने मूव और कॉपी पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने जो है वो मूव और कॉपी आप किन वर्कबुक्स में मूव करवा सकते हैं, जो वर्कबुक आपने ओपन की होंगी ना उसमें मूव करवा सकते हैं। अब अगर मैं देखूं मैंने एक बुक 1 ओपन की हुई है, यहाँ पे एक बुक 2 ओपन की हुई है, तो अब मैं इसको मूव करवा देती हूँ। अगर मैं मूव और कॉपी में जाऊँ तो एक तो ऑप्शन आती है कि जिस वर्कबुक में आप खड़े हैं वहां पे अगर आप उसी वर्कबुक में मूव करवाना है तो, और एक जो आपने ओपन की हुई है साथ में वो यहाँ पे न्यू बुक की।
अब अगर मैं न्यू बुक पे क्लिक कर दूं, ओके एक काम करते हैं, बुक वन पे क्लिक किया, तो वो पूछा है कि बुक वन की कौन सी शीट से पहले आपने अपनी इस सिलेक्टेड शीट को लेकर जाना। अगर मैंने कर दिया मूव टू एंड, और अगर मैं क्रिएटर कॉपी वाले बॉक्स को चेक नहीं करती तो ये शीट यहाँ से उठ के मेरी डेस्टिनेशन पे चली जाएगी जो मैंने इसको बताया होगा। लेकिन अगर मैंने क्रिएटर कॉपी वाले बॉक्स को चेक कर दिया और फिर मैंने ओके किया, तो देखें यहाँ पर बुक वन में हम आ गए हैं, और ये शीट टू जो है, क्योंकि यहाँ पर इसकी पहले से कोई शीट टू पड़ी हुई थी, तो इसने उसको जो है वो रीनेम कर दिया ताकि उसका सेम नेम ना रहे। एक ही शीट के आप सेम नेम नहीं रख सकते, आपको कोई ना कोई उसके अंदर चेंजिंग करनी होती है। तो यहाँ पर शीट मूव होकर आ गई है, तो ये होता है मूवर कॉपी के, एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में मूव करवा देना, ये सेम वर्कबुक में ही मूव करवाना। अगर आप कॉपी वाले बॉक्स को चेक कर देते हैं तो उसकी कॉपी मूव कर जाती है, अगर आप उसको अनचेक नहीं करते तो वो फिर कट पेस्ट हो जाती है, मतलब वहां से उठ के अपनी डेस्टिनेशन पे चली जाती है जो आपने उसको बताई होती है। इसके अलावा अगर आपने शीट टैब को रीनेम करना हो ना, मतलब ये शीट वन टू थ्री, हम इसको ऐसे नहीं रखते, हम इसको रीनेम करते हैं, कोई ना कोई हम इसको नाम देते हैं। जैसे अगर मुझे इसको देना है सम, मैंने इसमें सम कैलकुलेट किया होगा, यहाँ पे सब टोटल कुछ भी मैं इसका नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या करना होता है, किसी भी शीट टैब के ऊपर डबल क्लिक करें और उसको नाम टाइप करें, ठीक है, और आप राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन थी सारी शीट टैब। अच्छा, अब अगर आपने सेम कंटेंट काफी ज्यादा सेल्स में टाइप करना हो तो आप सेल्स को सिलेक्ट कर लें और आप कुछ भी लिख दें। ठीक है, मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया और कहीं भी क्लिक नहीं किया, बस सेल्स को सिलेक्ट करना है और कुछ भी टाइप करें जो भी आप चाहते हैं कि सारे सिलेक्टेड सेल्स के अंदर आ जाए, तो वो टाइप करें। वो ऑटोमेटिकली जो पहला एक्टिव सेल होगा उसी में टाइप हो रहा होगा, और फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कर दें तो आपके पास जो सिलेक्टेड सेल्स होंगे उन सब में एक ही चीज टाइप हो जाएगी। अच्छा, सेल्स का कंटेंट डिलीट करने के लिए आप सेल्स को सिलेक्ट करें और डिलीट की प्रेस कर दें तो उसके अंदर का कंटेंट डिलीट होगा, सेल डिलीट नहीं होगा, उसके अंदर का कंटेंट डिलीट होगा। अच्छा, अगर आपने रो को इंसर्ट करना है ना तो आप रो को सिलेक्ट करें। अब रो को सिलेक्ट कैसे करते हैं, उसकी हेडिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जिस सेल की रो सिलेक्ट करनी है उस सेल पे क्लिक करके आप शिफ्ट स्पेस प्रेस कर दें तो शिफ्ट स्पेस से रो सिलेक्ट होती है। अगर आप किसी सेल पे क्लिक करके कंट्रोल स्पेस प्रेस करते हैं ना तो उस सेल का कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के क्या तरीके होते हैं, रो के लिए शिफ्ट स्पेस, कॉलम के लिए कंट्रोल स्पेस, और यहाँ तो आप रो की हेडिंग पे क्लिक करते हैं या कॉलम की हेडिंग पे क्लिक करते हैं तो वो सिलेक्ट हो जाए। अच्छा, अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो सिलेक्टेड कॉलम डिलीट हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप रो को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस करते हैं तो सिलेक्टेड रो डिलीट हो जाएगी। इसी तरह से जिस रो को आपने सिलेक्ट किया हुआ है अगर आप कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करते हैं तो रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी, हमेशा रो अबव इंसर्ट होकर आती है, मतलब जिस रो को आपने सिलेक्ट किया उससे ऊपर की तरफ रो इंसर्ट होकर आ जाएगी। और इसी तरह से अगर आपने कॉलम को सिलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्रेस करते हैं तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ये सारी शॉर्टकट कीज मैंने उसमें लिखी हुई है फाइल में। तो कंट्रोल माइनस डिलीट करने की होती है और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इंसर्ट करने की होती है। और ये तो शॉर्टकट कीज थी, अगर आपने राइट क्लिक करके भी करना है तो आप उसकी हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करें और फिर आप इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह से रो की हेडिंग के ऊपर राइट क्लिक करके भी आप उसको इंसर्ट या डिलीट कर सकते हैं। और यही ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर भी मिल जाती है, इंसर्ट डिलीट। मैंने बताया था ना कि तकरीबन 3 तरीके होते हैं हर चीज को करने के, शॉर्टकट की, उसकी यहाँ पर राइट क्लिक करके ऑप्शन मिल जाती है और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाती है। और अगर किसी सेल को डिलीट करना है ना, मतलब पूरी की पूरी रो, पूरी का पूरा कॉलम नहीं बल्कि किसी स्पेसिफिक सेल को डिलीट करना है, तो आप उस सेल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल माइनस प्रेस करें। कंट्रोल माइनस के बाद वो आपसे सामने एक विंडो लेकर आएगा और पूछेगा कि बाकी के सेल्स को आपने लेफ्ट शिफ्ट करवाना है या फिर आपने उसको अप शिफ्ट करवा देना है। जब कोई सेल डिलीट होगा तो बाकी के सेल्स की अरेंजमेंट वो पूछा है कि आपने कैसे करना है। और जो भी आपने करना है उसे करके ओके कर देंगे तो सेल डिलीट हो जाएगा। और यहाँ पर भी इंसर्ट सेल्स की और डिलीट सेल्स के ऑप्शन आते हैं। अब ये डिलीट और इंसर्ट था, एक होता है हाइड एंड हाइड, कि अगर रो सिलेक्ट किया आप चाहते हैं कि रो आपके पास हाइड हो जाए तो आप उसके लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल 9। जैसे आप देख सकते हैं कि 8 और 10 के दरमियान वाली रो अब हाइड हो चुकी है और 8 और 10 के दरमियान में डबल लाइन आ रही है। इसी तरह से अगर आपने कॉलम को हाइड करना है तो कॉलम को सिलेक्ट करके कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे तो कॉलम हाइड होगी।
रो हाइट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल 9, और कॉलम हाइट के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल 0। इसी तरह से आप किसी भी कॉलम को राइट क्लिक करके भी उसको हाइड कर सकते हैं, और किसी भी रो को राइट क्लिक करके भी उसको हाइड कर सकते हैं। और हाइड एंड हाइड की ऑप्शन यहाँ पे आपको फॉर्मेट में भी मिल जाती है। यहाँ पे गए, हाइड एंड हाइड और हाइड रोज। अच्छा, अब ये चीज मैं इनडायरेक्टली भी कर सकती हूँ। अगर मुझे रो को हाइड, कॉलम को हाइड करना है, कॉलम सेलेक्ट किया, ओल्ड। अब मुझे होम टैब पे जाना है, एच। फिर मुझे यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है तो ओ। यहाँ पे मुझे हाइड एंड हाइड में जाना है तो यू, ऑल्ट एच। और फिर यहाँ पर भी मुझे हाइड कॉलम्स करने हैं तो सी। तो 1 बाय 1 जो है वो आप इनडायरेक्ट शॉर्टकट की भी कर सकते हैं, और डायरेक्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल 0। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने मल्टीपल रोज और कॉलम्स को हाइड कर दिया। अब अगर मुझे इसको अनहाइड करना हो तो क्या तरीका होता है कि जो डबल लाइंस है ना, उसमें हमने दूसरी वाली लाइन पे अपना मतलब डबल लाइन है, तो सेकंड वाली लाइन के ऊपर अपना कर्सर लेकर आए तो इस तरह से डबल लाइन, तो डबल लाइन शो होगा, उसको आपने डबल क्लिक करके ड्रैग कर लिया, तो ऐसे भी ये हो जाएगा। इसी तरह से जो दो कॉलम्स हाइडेड है उनको आप सिलेक्ट करें और कंट्रोल, और अच्छा, अनहाइड करने की ना, कॉलम्स को अनहाइड करने की शॉर्टकट की अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगी कंट्रोल शिफ्ट 0। हर जगह यही मशहूर है, लेकिन ये शॉर्टकट की जो है वो वर्क नहीं करती कॉलम को अनहाइड करने के लिए। तो कॉलम को अनहाइड करने के लिए हमें इनडायरेक्ट शॉर्टकट की ही यूज करनी पड़ती है। या तो आप उसके ऊपर राइट क्लिक करके उसको अनहाइड कर लें, या तो उसका वो जो लाइन आ रही होती है उसको ड्रैग करके उसको अनहाइड कर लें, या फिर आप ये फॉर्मेट टैब पे जाए, हाइड एंड हाइड पे जाके अनहाइड कॉलम्स करें। अच्छा, एक शॉर्टकट की होती है F4। अगर आप फंक्शन की प्लस F4 की एक साथ प्रेस करते हैं तो ये दोनों कीज क्या करती हैं, आपके रीसेंट एक्शन को रिपीट कर देती हैं। जैसे मैंने एक सेल को ना हाईलाइट कर दिया, अब हाईलाइट बोल्ड वगैरह का आपको पता होगा कि किसी भी सेल को अंदर अगर आपने कुछ लिखना हो ना तो आप उस सेल को डबल क्लिक करें, उस सेल में टाइपिंग करें और आप टैब की प्रेस कर दें तो आप उस सेल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने जो है वो शॉर्टकट की के थ्रू टाइपिंग करनी है तो अगर आप फंक्शन की और F2 की एक साथ प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर सेल के अंदर चला जाएगा। जो टाइपिंग करनी है उसके बाद टैब की प्रेस करते हैं तो आपका कर्सर सेल से बाहर आ जाएगा। यहाँ यानी कि आप एक सेल पे ना डायरेक्टली भी टाइपिंग कर सकते हैं। अगर मैंने एक सेल पे क्लिक किया और मैंने लिखना शुरू कर दिया तो वो लिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक सेल पे क्लिक किया और आप उसके अंदर एंटर होना चाहते हैं तो आपने फंक्शन की और F2 प्रेस करना है, या फिर आप डबल क्लिक करते हैं उसके ऊपर, या फिर आप फॉर्मूला बार में भी लिख सकते हैं। जैसे ब्लैंक सेल है ना, ये फॉर्मूला बार में मैंने लिख दिया, यहाँ पे क्लिक किया उस सेल पे। तो आप फॉर्मूला बार में भी एडिट कर सकते हैं किसी भी सेल पे। मैंने इस सेल पे क्लिक किया और फॉर्मूला बार से मैंने इसको एडिट कर दिया। तो ये नेम बॉक्स होती है जहाँ पे किसी भी सेल का एड्रेस शो हो रहा होता है। एड्रेस क्या होता है कि उस सेल का कॉलम, मतलब इस सेल का F कॉलम है और इसकी रो बनती है 13, तो F13 इसका नाम है जो यहाँ पर नेम बॉक्स में शो हो रहा है। और इसके अलावा एक सेल में जो भी लिखा होता है वो फॉर्मूला बार में शो होता है। मतलब कि अगर किसी सेल में कोई फॉर्मूला लगा हुआ है तो फॉर्मूला बार वो फॉर्मूला शो कर रहे हैं, ना कि उस फॉर्मूला का आंसर। लेकिन अगर किसी सेल में कोई टेक्स्ट लिखा है, कोई डेट या कंटेंट लिखा हुआ है तो फॉर्मूला बार जो है वो सिर्फ नंबर शो करेगा। अच्छा, एक्सेल हम कब यूज करते हैं? एक्सेल हम यूज करते हैं शीट्स बनाने के लिए, डेटा एंटर करने के लिए, चाहे वो डेटा न्यूमेरिकल डेटा हो और टेक्स्ट डेटा हो, डेट भी है उसमें आ रही है, मतलब मिक्स तरह का अगर डेटा हो तो हम एक्सेल यूज करते हैं। हम जब डॉक्यूमेंट प्योरली हमने कोई फाइल वगैरह क्रिएट करनी होती है ना डॉक्यूमेंट की, तो हम वर्ड यूज करते हैं। पावर पॉइंट हम प्रेजेंटेशन बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल हमारे पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हमें कैलकुलेशन भी करके देता है। हम पावर पॉइंट क्या वर्ड के थ्रू कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एक्सेल हमें कैलकुलेशन भी करके देता है। हम इसके थ्रू चार्ट्स और ग्राफ्स वगैरह भी क्रिएट करते हैं, टेबल्स भी क्रिएट कर सकते हैं और अपने डेटा को प्रेजेंट भी कर सकते हैं, चाहे फिर उस डेटा में न्यूमेरिकल कॉलम भी आए, टेक्स्ट भी आए और हर तरह का डेटा मिक्स हो, तो उसके लिए हम एक्सेल को यूज करते हैं। अच्छा, हाइड एंड हाइड भी देख लिया। अच्छा, रोज को अनहाइड करने की शॉर्टकट की क्या होती है कि जिन दो रोज के दरम्यान में रो हाइडेड है आप उन रो को सिलेक्ट करें और कंट्रोल शिफ्ट 9 प्रेस करते हैं। कंट्रोल 9 हाइड करने की शॉर्टकट की और कंट्रोल शिफ्ट 9 जो है वो अनहाइड करने की शॉर्टकट की। अब होता क्या है, जब आप ऑफिस साइड में वर्क करेंगे ना, हो सकता है कि आपके पास जो फाइल शेयर हुई है उस बंदे ने ना उसने अपने हिसाब से काम किया हो, उसने फिल्टर्स वगैरह अप्लाई किए होंगे जिसकी वजह से उसको हो सकता है उसकी रोज हाइडेड हो। जो फाइल आपके पास आई है उसके अंदर रोज हाइडेड हो, उसके अंदर कॉलम्स हाइडेड हो। तो आपने देखना होता है कि जो फाइल आपके पास शेयर हुई है उसके अंदर कोई चीज हाइडेड तो नहीं है, ताकि आप पहले काम कर लें सारा, फिर आपको पता चले कि ये तो डिस्क्रिपेंसी आ रही है, मसला आ रहा है। तो फिर आप देखिए तो पता चले कॉलम तो रो भी हाइडेड थे। तो इससे लिए ना जो फाइल आपके पास शेयर होती है, ये जो सिंबल होता है ट्रायंगल, इस पे क्लिक करने से पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। आप भी देख सकते हैं कि कौन कौन सी रोज और कौन कौन से कॉलम जो है वो हाइड कर देते हैं।
आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी रोज और कॉलम्स में डबल लाइंस आ रही हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि रोज और कॉलम्स हाइडेड है। तो सारी रोज और कॉलम्स को एट अ टाइम अनहाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से पूरी शीट सिलेक्ट करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं अनहाइड, और यहाँ पे कर देते हैं अनहाइड कॉलम। तो सारे कॉलम्स एट अ टाइम अनहाइड हो गए। यही स्टेप हमने अनहाइड रोज के लिए रिपीट किया, तो सारी रोज एट अ टाइम अनहाइड हो गई। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारी लास्ट चीज रह गई है, ये अभी सारी हम इंट्रोडक्शन के ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे, अभी हम पिवट टेबल भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अच्छा, ये आपको पता है फोन साइज इंक्रीज डिक्रीज करने की शॉर्टकट की होती है, ये फोन स्टाइल की होती है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, यहाँ से आप हाईलाइट कर सकते हैं, ये टेक्स्ट कलर या मतलब फोन कलर होता है। और यहाँ से जो है वो आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, मतलब सेल्स के अराउंड बॉर्डर। तो यहाँ पर आए, यहाँ पर लाइन स्टाइल में जाकर उसको बता दें कौन सी लाइन स्टाइल लगानी है, वो पेंसिल दे देगा, आपने escape की प्रेस करनी है। दोबारा बॉर्डर पे आए, उसको बताएं लाइन कलर कौन सा लगाना है, ठीक है, वो फिर पेंसिल दे देगा, आपने स्केप की प्रेस करनी है। और फिर आप आए Alt+H+B, Alt+B बॉर्डर्स के लिए होता है, यहाँ पे आप देख लें बॉटम टॉप बॉर्डर कौन सा भी लगा। ये देखिए मैंने लेफ्ट लगाया, तो अब ये बॉर्डर अप्लाई हो। तो मैंने F4 की प्रेस किया, तो F4 की क्या करता है, आपका रिसेंट एक्शन रिपीट कर देता है, मतलब मैंने अगर हाईलाइट किया है ना, तो यहाँ पे सेल पे मैंने क्लिक करके F4 की प्रेस किया, तो उसने इस सेल को भी हाईलाइट किया। F4 क्या करता है, जो भी आपने किया होता है ना एक्शन, ऐसा नहीं कि कोई सेल डिलीट किया है तो आप F4 की प्रेस कर दे, दूसरे पे जाके दूसरा भी डिलीट हो गया। डिलीट और ये देखिए मैंने इंसर्ट किया और फिर मैंने सिंपली F4 की प्रेस की है, तो मेरी रो जो है वो इंसर्ट होती जा रही है। तो F4 की क्या करता है कि आपका रिसेंट एक्शन जो है वो रिपीट कर देता है, जो भी आपने रिसेंट एक्शन किया होता है, चाहे वो डिलीट वगैरह जो भी है, वो फिर आपका रिसेंट एक्शन परफॉर्म कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने 10 लिखा है और आप F4 की प्रेस करते हैं तो इस सेल में भी 10 लिखा होगा, ऐसा नहीं होगा। आपने जो रिसेंट एक्शन किया होगा ना वो परफॉर्म F4 की से फंक्शन की और F4 की एग्जाम। अच्छा, अब यहाँ पर इन नंबर्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं जिसमें कोमा नहीं आ रहा है, इसके ऊपर हम नंबर स्टाइल्स डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर आके ना आप डेसिमल्स को कर सकते हैं इंक्रीज, डेसिमल इंक्रीज होता जा रहा है, यहाँ पे आप डेसिमल्स को डिक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोमा पे क्लिक करेंगे तो कोमा स्टाइल अप्लाई हो जाए। कोमा स्टाइल क्या होता है कि डेसिमल प्लेसेस भी आ रही होती है, कोमा भी आ जाता है, तो आप डेसिमल प्लेसेस को यहाँ से रिड्यूस कर दें। और ये होता है परसेंटेज, कि अगर आपका जो नंबर है वो 100% से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज में कन्वर्ट होता है। और अगर आपको परसेंटेज डेसिमल के साथ चाहिए तो आप यहाँ से डेसिमल इंक्रीज करें। और अगर आप चाहते हैं कि परसेंटेज पहली दफा में परसेंटेज भी लग गया है और डेसिमल भी, तो ये जो ड्रॉप डाउन एरो आता है यहाँ पे जाके आप परसेंटेज वाले साइड पे क्लिक करेंगे ना, मतलब अंदर से जाके परसेंटेज लगाएंगे तो डेसिमल प्लेसेस के साथ लग के आएगी। बाहर से लगाते हैं, या फिर अगर कंट्रोल शिफ्ट परसेंटेज का साइन शॉर्टकट की होती है परसेंटेज लगाने के लिए, उससे आपका नंबर 100 से मल्टीप्लाई होकर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, तब भी आपके पास विदाउट डेसिमल प्लेस रहेगी। अच्छा, अब सेकेंड वाले क्या है, ये जनरल। जनरल क्या होता है कि एक्सेल जिस चीज को टेक्स्ट कंसीडर करता है उसको जो है वो, एक्सेल जिस चीज को टेक्स्ट कंसीडर करता है उसको लेफ्ट अलाइन रखता है। ठीक है, एक्सेल जिस चीज को टेक्स्ट कंसीडर करता है उसको लेफ्ट अलाइन रखता है। और जो डेट होती है उसको एक्सेल जो है वो राइट अलाइन रखता है। इसके अलावा जो नंबर होता है उसको भी एक्सेल राइट अलाइन रखता है। लेकिन जो इस तरह के साइंस होते हैं ना, ये इस तरह के जो साइंस होते हैं उसको भी एक्सेल टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। और अगर आप नंबर के साथ इस तरह के साइंस यूज कर लेते हैं तो एक्सेल उस नंबर को भी टेक्स्ट ही कंसीडर कर लेता है। इसी तरह से अगर आप नंबर के साथ अल्फाबेट्स के साइन यूज कर लेते हैं उसको भी एक्सेल टेक्स्ट ही कंसीडर करता है। मतलब कि जिस चीज को एक्सेल टेक्स्ट कंसीडर करेगा उसको वो लेफ्ट अलाइन कर देगा, जिस चीज को एक्सेल डेट या नंबर कंसीडर करेगा उसको राइट अलाइन कर देगा। लेकिन अगर आपने डेट या नंबर के साथ इस तरह के साइंस यूज किए हुए हैं तो उसको भी एक्सेल टेक्स्ट ही मानेगा। तो ये होता है जनरल फॉर्मेट। और जनरल फॉर्मेट मतलब कि ये चीज तो होती ही है, जनरल फॉर्मेट होता है कि कोई जब फॉर्मेट अप्लाई नहीं हुआ होता तो वो जनरल फॉर्मेट। अच्छा, अब मैंने इस नंबर को सिलेक्ट किया और उसके बाद हम गए यहाँ पर, और यहाँ पे दूसरा फॉर्मेट हमने अप्लाई कर दिया नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट में बस दो डेसिमल बेसिक है और कुछ भी नहीं है, आपको हर फॉर्मेट का आइडिया यहाँ पे हो रहा है कि उसमें क्या है। इसी तरह से करेंसी फॉर्मेट में क्या है, करेंसी फॉर्मेट में क्या है कि डेसिमल प्लेस लग कर आ जाएगी और डेसिमल प्लेसेस आ जाएंगी, कॉमा आ जाएगा और करेंसी आ जाएगी। अकाउंटिंग फॉर्मेट में भी यही सब चीजें हैं। तो करेंसी और अकाउंटिंग फॉर्मेट में डिफरेंस जो है वो बस इतना सा होता है कि अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंसी नंबर के बिल्कुल साथ आती है, करेंसी फॉर्मेट में करेंसी नंबर के बिल्कुल साथ होती है, और अकाउंटिंग फॉर्मेट में करेंसी लेफ्ट अलाइंड हो जाती है और नंबर राइट लाइन।
अच्छा, अगर आपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज करना हो ना, तो उसके राइट बॉर्डर पे डबल क्लिक करके उसको ड्रैग कर दें। इसी तरह से अगर रो की हाइट को इंक्रीज करना हो, तो रो के बॉटम बॉर्डर पे डबल क्लिक करके उसको ड्रैग कर दे, रो की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। यही चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। फॉर्मेट टैब पे गए, रो हाइट, और यहाँ पे वो ऑलरेडी 15 है, हमें ज्यादा चाहिए, मैं 25 करके देख लेती हूँ। इसी तरह से अगर कॉलम को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए कॉलम वेट, तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ 20। और अगर आपको ज्यादा कॉलम्स की करनी है, तो आप कंट्रोल की प्रेस करते हुए नॉन एडजेसेंट कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल की प्रेस करते हुए नॉन एडजेसेंट कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका जो है वो नॉन एडजेसेंट कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे, और जो भी एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो सिलेक्टेड कॉलम्स के ऊपर होगा। तो आपको पता है ना, हमेशा हर सॉफ्टवेयर में ऐसा ही होता है, जिस चीज को आपने सिलेक्ट किया होगा, जो एक्शन आप परफॉर्म करेंगे वो सिलेक्टेड चीजों के ऊपर होगा। अगर आपने करेंसी चेंज करनी हो ना, तो आप ये स्मॉल आइकन जो बना हुआ है इस पे क्लिक करते हैं, या फिर आप कंट्रोल 1 प्रेस कर देते हैं, उसके बाद आपके सामने ये आ जाती है विंडो। फिर आपने जाना है यहाँ पर करेंसी फॉर्मेट में, और आप यहाँ पर सिंबल में अपनी करेंसी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपको मिलेगा रुपीज, पाकिस्तानी रुपये, इस तरह का मिलेगा, लेकिन वो काफी नीचे जाता है, इसको ढूंढना पड़ेगा। तो आप यहाँ से अपनी वो करेंसी रुपीज में लगा सकते हैं। इसके अलावा ना नेगेटिव नंबर्स, इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि जिस लिस्ट के ऊपर आप करेंसी फॉर्मेट अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस लिस्ट में से कोई वैल्यू आ जाती है जो नेगेटिव है, तो उसके ऊपर जो है वो ये फॉर्मेट अप्लाई हो जाता है। मतलब कि नेगेटिव नंबर क्या हो कि उसके साथ ब्लैक कलर में आ रहा हो, वो साथ नेगेटिव का साइन आ रहा हो, या फिर वो रेड फोन कलर में आ रहा हो, या फिर वो रेड फोन कलर में आ रहा हो, उसके अराउंड ब्रैकेट भी आ रहा हो। अच्छा, यहाँ पर तो इस तरह से आप करेंसी फॉर्मेट के अंदर करेंसी चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल 1 पर गए, करेंसी फॉर्मेट पर गए, और यहाँ पर जो है नेगेटिव, यहाँ पर अपनी करेंसी चेंज कर ली। डेसिमल प्लेसेस को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मेट को अगर आपको चेंज करना हो ना, कंट्रोल 1 पर जाए, यहाँ पर इसको चेंज कर दो। इसी तरह से अकाउंटिंग फॉर्मेट में आके भी आप अपनी करेंसी, डेसिमल प्लेसेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने डेट लिखी हुई है, तो डेट आपको पता है वो स्लैश यूज करके हम लिखते हैं। अगर मुझे अभी की डेट यहाँ पे चाहिए, तो कंट्रोल: प्रेस करूंगी, अभी जो डेट हो रही होगी वो यहाँ पे आ गई। डेट आपने टाइप करनी है, तो आप स्लैश यूज करके कर सकते हैं। जिस तरह से आपके लैपटॉप में आ रही होगी ना, उसी तरह से लिखी जाएगी। मेरे लैपटॉप में ऐसे आता है कि पहले मंथ आता है, फिर डेट आती है, और फिर ईयर आता है। मेरे मंथ, फिर डे, और फिर ईयर, तो जो मैं लिखूंगी एक्सेल भी उसको उसी फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेगा। फिर डेट के फॉर्मेट मुझे यहाँ पर भी मिल सकते हैं, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट, ये लॉन्ग डेट। अब यहाँ पर हैशेज आते हैं, तो आपके पास ना अक्सर ऐसा हुआ करेगा कि जब आपके पास लिखा हुआ है कंटेंट, फॉर्मूला बार में भी कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ पे नजर आ रहा है वहाँ पे हैशेज शो हो रही है। तो ये मसला इसलिए आता है कि आपके कॉलम की विड्थ कम है, लेकिन आपके कंटेंट की लेंथ ज्यादा है। तो उसके लिए आप कर लेते हैं कॉलम को ऑटो फिट। ऑटो फिट का मतलब होता है कि कॉलम के अंदर फिर उसके हिसाब से हो जाता है, मतलब कि जो सबसे लार्जेस्ट कंटेंट है उसकी विड्थ के हिसाब से कॉलम की विड्थ हो जाती है। ऑटो फिट के लिए आप कॉलम के राइट बॉर्डर पे डबल क्लिक कर दें, या फिर आप यहाँ पर आए, OLT HOI, ठीक है, फॉर्मेट टैब में ये ऑप्शन होती है ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इससे भी ऑटो फिट हो जाता है, OLT HOI से भी हो जाते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके भी हो जाता है। इसी तरह से रो को ऑटो फिट करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती, रो की हाइट हम खुद मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, एक तो ऑप्शन होती है कि देखिए यहाँ पर मैंने टाइप किया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो एक्सेल बाहर जा रहा है, माइक्रोसॉफ्ट सेल के अंदर है। ये भी यही मसला है कि जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पूरा उस कॉलम में आ जाए। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप कॉलम को ऑटो फिट करते हैं, या तो आप रैप टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट ये होता है कि आधा वर्ड ऊपर चला जाए और आधा वर्ड नीचे आ जाए। तो ये होती है, मैंने सेल पे क्लिक किया और रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, तो माइक्रोसॉफ्ट ऊपर चला गया और एक्सेल नीचे आ गया। तो दो ऑप्शन होती हैं, या तो रो की हाइट को आप अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग मैनेज कर लें, या फिर कॉलम की विड्थ को। अच्छा, अब यहाँ पर खत्म करते हैं इंट्रोडक्शन की ऑप्शंस और आते हैं पिवट टेबल के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास एक डेटा है जो काफी लार्ज है, तकरीबन 1050 प्लस इसके अंदर रोज है, और 7 इसमें कॉलम्स है। अब यहाँ पर ब्रांड्स है 4 कार्स के, होंडा, किया, सुजुकी, टोयोटा।
और उनकी प्रोविंस वाइज, सिटी वाइज, मॉडल वाइज, डेट वाइज, क्वांटिटी और अमाउंट वाइज सेल है। और ये सारा डेटा जो है मतलब कि ओरिजिनल नहीं है, ये ऐसे मैंने रैंडमली डेटा बनाया हुआ है इसके ऊपर मैं टेबल स्टडी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सिटी लिखी है जिसके अंदर उनकी सेल हो रही है, प्रोवेंस मॉडल, किस मॉडल की कार सेल हो रही है, जिस डेट पे सेल हो रही है, किस क्वांटिटी में, और उसकी टोटल अमाउंट क्या बनती है। मतलब ये नहीं कि एक कार की अमाउंट है, ये टोटल जितनी सेल हुई है ना क्वांटिटी, उनकी अमाउंट है। इसके अलावा जिस डेट पर सेल हो रही है वो ये है 2020। 2021 से लेकर 2022 के जनवरी तक का ये डेटा है, तकरीबन जो है वो 2 and 1 मंथ का, जो 2 years और 1 मंथ का ये डेटा। अच्छा, अब अगर अपने डेटा को आपने कन्वर्ट करना हो उसके अंदर, अगर आपने अपने डेटा को कन्वर्ट करना हो टेबल के अंदर, तो अब मैंने ना पावर पॉइंट में आपको लगा के दिखाया था टेबल। मैंने बताया था कि पावर पॉइंट में पहले टेबल आता है और फिर आप उस टेबल में अपनी फिगर्स ऐड करते हैं, जबकि एक्सेल में क्या होता है कि कंटेंट पहले से लिखा होता है, फिर आप उस कंटेंट को सिलेक्ट करते हैं। कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए ना आप प्रेस करें शॉर्टकट की, पहले सेल पे क्लिक किया, यहाँ पे एक तो आप अगर ड्रैग करते रह जाएंगे ना तो काफी टाइम लगेगा, काफी ज्यादा इसकी हो रही है। तो आपने क्या करना है, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, पहले सेल पे क्लिक करें और फिर कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपकी पूरी लिस्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद आप कंट्रोल टी प्रेस कर दें, यहाँ फिर इंसर्ट टैब में जाके टेबल पे क्लिक कर दें, या कंट्रोल टी प्रेस कर दें, तो ओके कर देंगे तो अब आपके पास सिंपली टेबल इंसर्ट होकर आ गया है। और साथ ही जो टेबल का टैब आया है, यहाँ से जाके आप टेबल के और स्टाइल्स देख सकते हैं। तो सिंपल टेबल में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है वो उसको बस एक टेबल की शक्ल दे देता है, वो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है कि देखने वाले को लगता है कि ये सिंपल डेटा नहीं है, पहले ये रो डेटा लग रहा था और अब देखने वाले को लगेगा कि ये एक टेबल है। ठीक है, तो बस ये होता है टेबल में। अब आप देख सकते हैं हर हेडिंग के साथ में ना एक ड्रॉप डाउन एरो आता है, ये होता है फिल्टर्स। अब इसको भी हम पढ़ेंगे, इसको हम कल की क्लास में देखेंगे फिल्टर्स क्या होता है। तो सिंपल टेबल में जितने कॉलम्स पहले आ रहे थे वो कॉलम्स एज इट इज आ रहे हैं, उतने ही हैं, बस उसने उसको एक टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये होता है सिंपल टेबल। इसी तरह से पिवट टेबल क्या होता है, पिवट टेबल सिंपल टेबल से बहुत डिफरेंट होता है। ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल ऑप्शन हमें ऑफर करता है, हम इसको सब टोटल्स लगाने के लिए यूज करते हैं। और पिवट टेबल सिंपल टेबल से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अगर आप हम देखेंगे ना, अब वन बाय वन जब इसकी सारी ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे आपको पता चलेगा पिवट टेबल और सिंपल टेबल दोनों बिल्कुल ही अलग चीज है। पिवट टेबल जो है वो एडवांस लेवल का टेबल है, काफी एडवांस लेवल का। तो इसको हम जब अपने डेटा को हमने देखना होता है ना, पिवट टेबल यूज होता है ज्यादातर लार्ज डेटा, क्योंकि हमने अपने डेटा की ना समरी देखनी होती है, सब टोटल्स देखने होते हैं। और कभी हमें अपना डेटा किसी कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए होता है, कभी किसी कॉलम के अकॉर्डिंग चाहिए होता है। अब अगर मैं देखना चाहूँ ना इधर 1 सेकंड के अंदर मेरे सामने होंडा की सेल आ जाए, 1 सेकंड में मेरे सामने जो है वो सिर्फ किया की सेल आ जाए, 1 सेकंड में उसकी जो है वो केपीके की वाइज सेल आ जाए, या मॉडल वाइज सेल आ जाए, डेट वाइज सेल हो जाए, तो अब ये अगर मैं कंसीडर करूँ तो मुझे पता नहीं कितने फॉर्मूलाज लगाने पड़ जाएंगे और इतना सोचना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा, तो फिर मेरे पास जाके वो वैल्यूज निकलेंगे। या फिर अगर मुझे मैनुअली देखना पड़े तो मुझे सम करना पड़ेगा बार बार। लेकिन अगर हम पिवट टेबल यूज करते हैं ना, सेकंड्स के अंदर मुझे मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग वैल्यू समराइज होकर मिल रही होगी। तो अगर आपने अपने ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन देनी है, उसमें अपने न्यूमेरिकल वैल्यूज को बार बार समरी करके शो करवाना है कि अब इसकी ये वैल्यू, अब इसकी वैल्यू, तो उसमें आप पिवट टेबल और पिवट चार्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। तो अब हम अपने डेटा को सिलेक्ट करने के बाद हम टैब पे आएंगे, ये ऑप्शन होती है पिवट टेबल, क्लिक करेंगे, वो पूछा है कि न्यू वर्कशीट पे चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग जिस पे खड़े हैं उसी पे चाहिए, तो हम हमेशा न्यू वर्कशीट पे जाते हैं। और क्योंकि एग्जिस्टिंग वाले पे आगे जगह नहीं होती, और फिर ओके कर दिया यहाँ पर, अब हमारे पास पिवट टेबल इंसर्ट होकर आएगा। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि देखने से कोई टेबल तो नहीं लग रहा, तो यही इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पिवट टेबल आपको ऑफर करता है कि जो आपके कॉलम्स आपके सोर्स डेटा में आ रहे थे, सोर्स डेटा मतलब जहाँ से आपने जिसको आपने एज ए सोर्स यूज किया है पिवट टेबल इंसर्ट करने के लिए, तो उसको मैं सोर्स डेटा का नाम दिया। अच्छा, जो आपके टेबल के अंदर जितने कॉलम्स आ रहे थे, ब्रांड, सिटी, प्रोविंस, मॉडल, डेट, क्वांटिटी और अमाउंट, अब इसको जो है, अब इनमें से वो पूछा है कि कौन कौन से कॉलम्स को आपने इसमें इंक्लूड करवा दिया। यहाँ पर अगर आप देखिए, जैसे पिवट टेबल इंसर्ट होकर आया, ऊपर एनालाइज और डिजाइन टैब आया और राइट साइड पे इसकी फील्ड लिस्ट आई। अब इसके थ्रू हम पिवट टेबल की सारी सेटिंग्स डिस्कस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर सारे कॉलम्स के नाम लिखे हुए हैं, तो वो मुझे ऑफर कर रहा है कि मैं अपनी मर्जी से जिस कॉलम को चाहूँ अपने टेबल में इंक्लूड करवाऊँ, और जिस कॉलम को मुझे नहीं करवाना मैं ना करूँ। अब जिसको मैं टिक करती जाऊंगी वो यहाँ पे आ रहा होगा, और जिसको मैंने चेक नहीं किया वो यहाँ पे नहीं आ रहा होगा। अब ऐसा भी नहीं है कि बस पहली दफा में ही मैं ये काम करूँ और बस एक दफा टेबल फिक्स हो गया तो होगा, फिर मैं उसको चेंज ही नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। आप जब तक पिवट टेबल यूज करेंगे ना, उस दौरान आप अगर आप किसी भी कॉलम को टिक कर देते हैं तो वो आ जाएगा, किसी भी कॉलम को अनचेक कर देते हैं तो वो निकल जाएगा। तो पिवट टेबल की सेटिंग फिक्स होती ही नहीं है, आप इसको
जो है वो चेंज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स। अच्छा, अभी भी ये जो मेरा टेबल है वो सही फॉर्मेट में नहीं है, तो इसके लिए आप इसके लिए डिजाइन टैब में आए और यहाँ से आके रिपोर्ट लेआउट में जाके कर दें शो इन टैबुलर फॉर्म, तो आपका जो टेबल है वो सही है, टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ से आके जो है वो आप इसके स्टाइल्स अप्लाई करेंगे। पिवट टेबल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसकी सेटिंग्स जो है वो आपको ध्यान से डिस्कस करनी पड़ेगी, ध्यान से जो है वो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अभी हम 10 मिनट में इसको सीख लेंगे, 10-15 मिनट में। तो जब आप खुद इसकी असाइनमेंट आपको मिलेगी कल, जिसमें आपने पिवट टेबल पिवट चार्ट खुद बनाना होगा, तो जब आप इसको खुद बनाने लगे तब आप लेक्चर को जो है वो प्ले कर लीजिएगा, ताकि आपको सारी सेटिंग्स याद हो कि हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने कॉलम सिलेक्ट किए, फिर रिपोर्ट लेआउट में जाके शो इन टैबुलर फॉर्म कर दिया, और फिर अपने स्टाइल्स को जो है वो सिलेक्ट कर। अच्छा, अब यहाँ पर नंबर्स को देखूं तो नंबर्स कुछ साइंटिफिक फॉर्म में आ रहे हैं, और कुछ जो आ रहे हैं सही नंबर फॉर्म में, उनके साथ कोमा नहीं लगा हुआ, जिससे मुझे नहीं वो वैल्यूज प्रिडिक्ट हो पा रही कि वो क्या लिखा हो, बल्कि मेरे सोर्स डेटा में नंबर जो आ रहे थे उनके साथ कोमा लग के आ रहा था। तो आपने क्या करना है, आप अपनी न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, और न्यूमेरिकल वैल्यूज को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे। फिर आप जाएंगे यहाँ पर अकाउंटिंग फॉर्मेट में। अकाउंटिंग फॉर्मेट हम इसलिए सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि जो साइंटिफिक फॉर्मेट है वो खत्म हो जाए, और सेकेंडली अकाउंटिंग फॉर्मेट में मुझे जो है वो कोमा भी मिल जाएगा। ठीक है, तो कोमा के लिए हम अकाउंटिंग फॉर्मेट सेलेक्ट कर रहे हैं और साइंटिफिक फॉर्मेट को खत्म कर देंगे। असाइनमेंट में आपकी अपनी मर्जी होगी, आप अपनी खुद की प्रैक्टिस के ऊपर असाइनमेंट बनाएं, ताकि आप लोग खुद सोचें कि किस कॉलम को इंक्लूड करना है। देखिए, अगर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता दिया था तो आप लोग जो है वो आपका माइंड वहीं पर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे, खुद से जो है वो आप लोग सेटिंग्स करके नहीं चेक करेंगे। तो इसलिए असाइनमेंट आपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बनानी है, आप जिस कॉलम को डालना चाहें डालें, जो सेटिंग आप अप्लाई करना चाहिए। अभी हम इसमें वन बाय वन सारी ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपने जो है कंट्रोल 1 प्रेस करना है, अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाना है। अब अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके ना मैंने डेसिमल प्लेसेस को 0 कर दिया था और सिंबल को नन कर दिया। सिंबल को नन करने का मतलब होता है करेंसी खत्म करना, मुझे करेंसी नहीं चाहिए थी, और यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस भी नहीं चाहिए थे, तो 0 और नन करके ओके कर दिया। अब मेरे नंबर्स यहाँ पर ठीक है। असाइनमेंट में ब्रांड और प्रोविंस का कॉलम जो मतलब ब्रांड, क्वांटिटी और अमाउंट के कॉलम होना कंपल्सरी है। मैं बताऊंगी असाइनमेंट के रिकॉर्ड में। बाकी मॉडल सिटी और प्रोविंस आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन सम अमाउंट और ब्रांड के कॉलम्स होना लाजमी है, और उसका भी मैं बताऊंगी कि सम का कौन सा सब टोटल डालना है, क्वांटिटी का कौन सा सब टोटल डालना है। अब अगर आप पे आप देखें ना, तो सम और क्वांटिटी की सब टोटल्स आ रहे हैं सम की। जब मैंने सिंपल टेबल में कन्वर्ट किया था ना, तो सिंपल ये देखो, मैंने इसको कन्वर्ट किया था सिंपल टेबल में, तो क्वांटिटी और अमाउंट का कॉलम एज इट इज आ रहा था, लेकिन जब मैंने बनाया पिवट टेबल, तो इसके अंदर क्वांटिटी के आगे आ रहे सम ऑफ क्वांटिटी और अमाउंट पे आ रहे सम ऑफ अमाउंट। अब होंडा के सामने ये देखिए, बलूचिस्तान सम ऑफ क्वांटिटी, यानी बलूचिस्तान में जो टोटल क्वांटिटी की सेल हुई थी उसका सम है, और बलूचिस्तान में जो टोटल अमाउंट थी उसका sum। तो यहाँ पर अगर आप ब्रेकअप पे जाना चाहें ना, आप देखना चाहें कि भाई मुझे इसका ब्रेकअप चाहिए कि केपीके में जो टोटल सम ऑफ अमाउंट आ रही है मेरे पूरे डेटा के अकॉर्डिंग, मेरे पास उसका ब्रेकअप बन के आ जाए, तो आप किसी भी वैल्यू पर डबल क्लिक कर दें। जैसे मुझे इस वैल्यू का ब्रेकअप देखना है, तो मैंने इस वैल्यू पर डबल क्लिक कर दिया। अब ये थ्री क्या, ये होंडा की केपीके में टोटल जो सेल हुई थी उसके अमाउंट का सम। अब अगर मैं देखूँ तो उसका, जैसे मैंने इस पे डबल क्लिक किया ना, तो उसने उसकी डिटेल शीट मुझे ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे दिया शीट 2 के नाम से। अब यहाँ पे हैशेस आपको पता है, जब आते हैं तो हम ऑटो फिट कर लेते हैं। अब इसमें देखूँ तो ब्रांड में सिर्फ होंडा आ रहा है, और प्रोविंस में सिर्फ केपीके आ रहा है। हाँ, सिटी होंडा के मॉडल, और सिटी सिटी प्रोविंस के अकॉर्डिंग है, और मॉडल जो है वो ब्रांड के अकॉर्डिंग। और अगर मैं इसका सम लगा दूँ, फॉर्मूलाज ना हम कल की क्लास में देखेंगे, तो अभी फॉर्मूलाज को इग्नोर कर दीजिए। अब अगर मैंने इसका सम लगाया तो ये देखिए एग्जैक्ट वही अमाउंट बनती है जिसका मैंने इसे ब्रेकअप पूछा था, तो यहाँ पर हर अमाउंट का ब्रेकअप देख सकते हैं। और ये ब्रेकअप में ना फिर आपके सारे कॉलम्स आ रहे हैं, और जो आपके ओरिजिनल डेटा में थे वो सारे कॉलम्स आ रहे होंगे। अब ओरिजिनल डेटा में यही सारे कॉलम्स थे ना, तो वो ब्रेकअप में जब आपको ब्रेकअप बना के देगा तो उसमें से सारे कॉलम्स इंक्लूड करेगा। इसी तरह से अगर मुझे क्वांटिटी का ब्रेकअप, मतलब किसी भी वैल्यू का ब्रेकअप देख सकते हैं, इस पे डबल क्लिक किया तो इसका ब्रेकअप बन के आ गया। अब मैं जाऊँ इसका सम करने, तो देखिए 7374, और यहाँ पर भी यही वैल्यू मिली।
किसी भी अमाउंट का आप ब्रेकअप देख सकते हैं, ये भी एक इसका बेनिफिट होता है। इसके अलावा क्वांटिटी और अमाउंट का सम आया है, और कि आपके सामने जो है वो अब यहाँ पर सब टोटल आ रहा है, आप देख सकते हैं। समराइज होकर डेटा आपके सामने आ रहा है कि होंडा की बलूचिस्तान में टोटल क्वांटिटी क्या थी, टोटल अमाउंट क्या थी। अब अगर आपको इसका सब टोटल सम नहीं चाहिए, हो सकता है आपने एवरेज देखनी हो सकता है आप नंबर ऑफ सेल्स को काउंट करना चाहते हो कि टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स आ रहे हैं जिसमें होंडा की सेल आ रही है बलूचिस्तान के प्रोविंस में। तो हो सकता है आप वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह निकालना चाह रहे हो, तो उसके लिए भी आप चेंज कर सकते हैं। कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके मतलब ये न्यूमेरिकल वाले कॉलम के ऊपर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाएं, और यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं सम का सब टोटल है, काउंट का है, एवरेज, मैक्सिमम, मैक्सिमम वैल्यू आपको पता चल जाएगी, मतलब कि होंडा की बलूचिस्तान में जो सेल हुई है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी। अच्छा, अब इसमें ये नहीं है कि सिर्फ सिलेक्टेड सेल के लिए ऐसा होगा, ये पूरे कॉलम का सब टोटल चेंज होता है। मतलब जो भी सब टोटल आप लगाएंगे सम एवरेज काउंट, वो फिर पूरे कॉलम के लिए चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने मैक्सिमम पे क्लिक करके ओके कर दिया, तो देखिए अब होंडा की बलूचिस्तान में जो काफी ज्यादा वैल्यूज आ रही होंगी, ये देखिए यहाँ पे होंडा की बलूचिस्तान में काफी ज्यादा सेल्स आ रही होंगी। अब उसमें से जो मैक्सिमम सेल बनती है ना, जो मैक्सिमम अमाउंट, जो मैक्सिमम क्वांटिटी बनती है वो उसने यहाँ पर मुझे शो की। इसी तरह से आप अमाउंट का सब टोटल भी बदल सकते हैं, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, वैल्यू फिल सेटिंग्स में जाएं और इनमें से उसका कोई सब टोटल लगा लें, और कस्टम नेम में आप उसका नाम अपनी मर्जी से लगा। अब यही वैल्यू फिल सेटिंग्स ऑप्शन ना आपको ये वैल्यूज वाले बॉक्स में अपने रेलिवेंट न्यूमेरिकल कॉलम के ड्रॉप डाउन एरो में जाके मिल जाती है वैल्यू फिल सेटिंग्स, और रिमूव से जो है वो आप इस कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, राइट क्लिक करके भी रिमूव कर सकते हैं कॉलम अगर आपने खत्म करना हो, और यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन एरो पे आते हैं ना, तो वो मूव डाउन, मूव टू एंड या मूव अप से जो है वो आप कॉलम्स को रीऑर्डर कर सकते हैं, कि अगर आपने उसको, अगर आप चाहते हैं कि सम ऑफ अमाउंट का जो कॉलम है, ये देखिए मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी का जो कॉलम है, अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास एंड पे चला जाए, एंड का मतलब होता है बिल्कुल आखिर पे चले जाना, मूव डाउन का मतलब होता है एक स्टेप राइट की तरफ आ जाना या एक स्टेप लेफ्ट की तरफ आ जाना, मूव अप। तो यहाँ से आप अपने कॉलम्स की मूवमेंट करवा सकते हैं, कि अगर आप चाहते हैं लेफ्ट आ जाए, राइट आ जाए। अच्छा, अब यहाँ पे ना 4 बॉक्सेस हैं, फिल्टर्स हम कल पढ़ेंगे। कॉलम्स, कॉलम से वैल्यूज आ रही हैं, बाकी जो ब्रांड और प्रोविंस है ना वो रोज में आ रहे हैं। देखिए अगर होंडा ऐसे लिखा होता ना, होंडा, किया, सुजुकी, टोयोटा, ऊपर कॉलम्स पे लिखा होता तो वो कॉलम्स वाले सेल में आ रहा होता, लेकिन अभी वो रोज में लिखे हुए हैं तो रोज वाले सेल में आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जिस बॉक्स को मैं टिक करूंगी वो कॉलम आ जाएगा, मैंने सिटी को टिक किया, तो देखिए अब सिटी वाला कॉलम भी यहाँ पे आ गया है, हर चीज के आगे जो है वो उसकी सिटी लिखी हुई है, हर प्रोविंस के आगे। सिटी वाले कॉलम को मैंने अनचेक किया तो वो यहाँ से एक्सक्लूड हो गया, तो जिस कॉलम को आप टिक करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा, जिसको आप अनचेक करेंगे वो यहाँ से एक्सक्लूड हो जाएगा। अच्छा, अब अगर प्रोविंसेस को मुझे कॉलम्स में शिफ्ट करवाना है, ये ना हमारी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग होता है कि किस चीज को हमने रोज में शो करवाना है और किस चीज को कॉलम्स में। अगर मैं प्रोविंस को यहाँ से उठा के कॉलम्स में ले जाती हूँ, तो देखिए केपी के पंजाब और सिंध अब कॉलम्स में आ रहा है, तो ये अच्छी रिप्रेजेंटेशन, ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं लग रही मुझे, मैंने इसको दोबारा से रोज में शिफ्ट करवा दी। तो ये रोज और कॉलम्स का बस इतना ही काम होता है आपकी डेटा की प्रेजेंटेशन के लिए, कि अगर आप चाहते हैं कि जो कॉलम्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, वो कुछ कॉलम्स में चली जाए, तो आप इसे डबल क्लिक करके शिफ्ट करवा के देख सकते हैं, फिर जैसे आपको बेटर लगे। और वैल्यूज वाले बॉक्स में क्या होता है कि जो चीजें न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वो इस बॉक्स में आ रही है, आपको पता है कि आप यहाँ पर 2 ही न्यूमेरिकल वैल्यूज के कॉलम्स हैं, और वो वैल्यू वाले बॉक्स में आ रहे हैं। अब जो चीज न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना वो वैल्यू वाले बॉक्स में आ जाती है ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे से 2 ही न्यूमेरिकल वाले कॉलम थे जो उसने वैल्यू वाले बॉक्स में डाल दिए, और जो चीज वैल्यू वाले बॉक्स में आती है उसके ऊपर कोई ना कोई सब टोटल लगता है। अब वैल्यू वाले बॉक्स में ये दोनों आ रहे हैं ना, इसके ऊपर कोई ना कोई सब टोटल लगेगा, कौन से लगेंगे या वैल्यू फिल सेटिंग से जाके देख सकते हैं। अब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पास क्वांटिटी का पूरी का पूरा कॉलम आ रहा हो, मेरे पास जो है वो उसका सब टोटल ना आ रहा हो, तो आप उस चीज को उठाएं और यहाँ पे लाके रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिए। देखें मैंने क्वांटिटी को रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, अब यहाँ पर बलूचिस्तान की जितनी क्वांटिटी बनती थी वो क्वांटिटी आ रही है। अब उसका सब टोटल नहीं आ रहा है यहाँ पे, सब टोटल सिर्फ अमाउंट का आ रहा है, क्योंकि मैंने वैल्यूज वाले बॉक्स से उसको उठा के ना क्वांटिटी को रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। तो अब यहाँ पर क्वांटिटी जो है वो उसका सब टोटल खत्म हो गया, वो सिंपल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हर प्रोविंस के सामने जो है वो उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है टोटल। मैंने कंट्रोल जी किया जिससे मेरा रिसेंट एक्शन चेंज हो जाए। तो हुआ क्या करेगा कि आपके जब आप पिवट टेबल इंसर्ट करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली जो आपके न्यूमेरिकल वाले कॉलम्स होंगे वो वैल्यू वाले बॉक्स में चले जाएंगे, और एक दफा वो इसमें आ गए तो उसके ऊपर कोई ना कोई सब टोटल लगेगा। हो सकता है आपको सब टोटल ना चाहिए हो किसी न्यूमेरिकल वाले कॉलम के लिए, तो आप फिर उस कॉलम को डबल क्लिक करके रोज वाले बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिए।
अच्छा, एनालाइज टैब में जाके ना यहाँ पर प्लस माइनस बटन्स की ऑप्शन होती है। अब ये क्या होते हैं, होंडा किया सुजुकी टोयोटा के साथ ना माइनस माइनस के साइन आते हैं। ये होता है हाइड का बटन और कोलैप्स का बटन। अगर मैं होंडा के माइनस के बटन पे क्लिक करती हूँ तो देखिए उसके अंदर की जो आइटम्स आ रही थी वो सारी हो गई है कोलैप्स, यानी हाइड हो गई है। अब मुझे बस उसका टोटल शो हो रहा है, तो ये होता है हाइड करवाने के लिए। तो इसी तरह से अगर मैंने हाइड कर लिया और मुझे शो करवाना है तो मैं प्लस के साइन पे क्लिक कर दूंगी। तो ये होता है एक्सपैंड, कोलैप्स और शो हाइड के बटन। अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके एक्सपैंड और कोलैप्स में जाके ना ये ऑप्शन आती है एक्सपैंड। इससे क्या होता है कि जो सिलेक्टेड होता है ना सिर्फ वही एक्सपैंड होगा, और एक्सपैंड एंटायर से क्या होता है कि जितने कोलैप्स हैं सारे एक्सपैंड हो जाएंगे। इसी तरह से जो है वो कोलैप्स के लिए भी वाइस वर्सा होता है। अच्छा, यहाँ पे राइट लेफ्ट टॉप कॉर्नर के ऊपर पिवट टेबल का नेम आप अपनी मर्जी से कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ये साइड पे बड़ा होता है, नजर नहीं आ रहा होता, तो आप इसको जो है वो स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं एडिट करना तो एडिट कर। अच्छा, तो ये प्लस माइनस बटन पे क्लिक करने से क्या होता है कि बटन्स यहाँ पर जो आ रहे होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, दोबारा क्लिक करने से दोबारा वापस आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप शीट में किसी भी सेल में क्लिक करेंगे ना तो ऊपर जो टैब्स आ रहे थे, जो लिस्ट आ रही थी वो डिसअपियर हो जाएगी। जब आप अपने टेबल पे क्लिक करेंगे तो वो दोबारा वापस आ जाएगी। इसके अलावा जैसे ही आप फील्ड हेडर्स पे क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिकल कॉलम्स के अलावा की जो हेडिंग्स थी वो डिसअपियर हो जाएगी, दोबारा क्लिक करने से गेन वापस आ जाएगी। इसके अलावा फील्ड लिस्ट पे क्लिक करने से वो लिस्ट डिसअपियर हो जाएगी, दोबारा क्लिक करने से लिस्ट वापस आ जाएगी। और अगर आप अपने डेटा, ये स्लाइसर और टाइमलाइन ना हम कल पढ़ेंगे फिल्टर्स में। अगर आप अपने जो है वो डेटा के अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, मतलब आप अपने सोर्स डेटा में जाकर उसके अंदर कोई चेंजिंग करते हैं, और जो भी, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी एक और ब्रांड ऐड कर दिया BMW, तो फिर जब दोबारा ये पिवट टेबल में वापस आएंगे तो वो चेंजिंग जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं होगी, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। एनालाइज टैब में जाके आप उसको करेंगे रिफ्रेश ऑल, फिर आपकी जो चेंजिंग होगी वो इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी। अब ये देखिए यहाँ पर एक और ब्रांड और उसका सब टोटल भी आ रहा है। तो अगर आपने कोई भी चेंजिंग की है अपने सोर्स डेटा में, मतलब कि एग्जिस्टिंग रोज और कॉलम्स में ही कोई चेंजिंग किया है तो आप रिफ्रेश करेंगे। लेकिन अगर आपने रेंज में चेंजिंग किया, मतलब कि कोई न्यू रो ऐड किया है, कोई न्यू कॉलम डिलीट किया है, कोई प्रीवियस वाला डिलीट किया है या ऐड किया है, तो फिर उसके लिए आप आते हैं चेंज सोर्स डेटा में। रेंज चेंज करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, और अगर जो अब रेंज है, रेंज सेम है लेकिन उसके अंदर की वैल्यूज को आपने चेंज किया तो आप रिफ्रेश कर चेंज सोर्स डेटा में आके ना अपने डेटा को रीसिलेक्ट करके ओके कर दें। तो अब यहाँ से ऑनवर्ड जो है वो हम कल की क्लास में देखेंगे। फिल्टर्स हमारे रह गया और स्लाइसर और टाइमलाइन, और फिर बाकी जो है वो सिंपल चार्ट्स कल डिस्कस करेंगे, पिवट चार्ट्स, और फिर हम जो है वो फॉर्मूलाज के ऊपर आएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए।